ऑर्डर ऑर्डर न्यूज़ लॉन्ड्री के पॉडकास्ट रिपोर्टर्स विदाउट ऑर्डर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं बसंत कुमार। अक्सर जब आप इस पॉडकास्ट को सुनते होंगे, इस बार का पॉडकास्ट थोड़ा अलग है क्योंकि जब हम आज इस तारीख को ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, तारीख है 3 मई और आज के दिन दुनिया भर में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के रूप में मनाया जाता है। तो आज हमारी बातचीत होगी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, भारत में मीडिया किस तरीके से आज़ाद है, जो रिपोर्टर्स हैं उनको काम करने की कितनी आज़ादी है और सरकारें किस तरीके से मीडिया को नियंत्रित कर रही हैं। आप जानते हैं कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स हर साल मीडिया की आज़ादी को लेकर रिपोर्ट जारी करता है और भारत उस रैंकिंग में लगातार फिसलता जा रहा है। 180 देशों की लिस्ट में साल 2017 में भारत 136वें स्थान पे था, 2018 में 138वें स्थान पे और बीते साल यानी 2022 में 150वें स्थान पे। 180 देशों में 150वें स्थान पे। भारत सरकार इस रैंकिंग को मानने से इनकार करती है। लोकसभा में एक लिखित जवाब में जो सूचना मंत्री है उन्होंने कहा था कि ये जो डेटा है वो एक विदेशी गैर सरकारी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जारी करता है। सरकार इसके विचारों और देश की रैंकिंग को नहीं मानती। सरकार इसको मानने से इनकार करती है और ये जवाब उन्होंने एक बार नहीं कई बार दिया है। लेकिन भारत में जो मीडिया की स्थिति है, जो हम आसपास देख रहे हैं कि कोई अगर रिपोर्ट कर देता है या रिपोर्ट करने जा रहा होता है तो तब भी उसको उठा के जेल में डाल दिया जाता है और 2 साल, 1.5 साल, 6 महीने, 8 महीने उनको जेल में रहना पड़ता है। तो भले इस आंकड़े को आप ना माने, सरकार ना माने, लेकिन जो हालात है वो बहुत ही खूबसूरत नहीं है, ना ही दिख रहा है। तो इस पे आज हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद है हिमांशी दहिया, जो द क्विंट की रिपोर्टर है। स्वागत है आपका। थैंक यू। और तंजील आसिफ, जो मय मीडिया के संस्थापक है। मय मीडिया बिहार के सीमांचल और पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में इसका काम है। तंजील, आपका स्वागत है। और हमारे तीसरे मेहमान हैं उमेश पांडे। उमेश जी बिहार के बक्सर के रहने वाले हैं और साल 2021 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे को लेकर इन्होंने एक रिपोर्ट की थी, जिसके बाद इन पर FIR दर्ज हो गया था। पांडे जी, आपका स्वागत है। उमेश सर, धन्यवाद। हम अपनी बातचीत शुरू करें उससे पहले हम आप तीनों से एक सवाल जानना चाहते हैं कि आपके लिए मीडिया की आज़ादी का क्या मतलब है। हिमांशी, शुरुआत आपसे करेंगे, लेकिन आपके सवाल में एक चीज़ और मैं जोड़ दूंगा कि जेंडर, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, तो आपके लिए एक महिला होना, मेरे नज़र में रिपोर्टर होता है, पर जेंडर को आप इग्नोर नहीं कर सकते भारत में। तो आप दोनों नज़रिए से बताएंगे कि मीडिया की आज़ादी आपके लिए क्या है और एक महिला होने के नाते आपको क्या डबल चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। महिला होने के नाते अगर आप एक महिला हैं तो आपको हर फील्ड में डबल चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और मीडिया बहुत अलग नहीं है उससे। आप जब मुझसे पूछते हैं कि एक पत्रकार कितना आज़ाद है आज के टाइम पे, उसका जवाब बहुत अलग होगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप मुझसे पूछेंगे कि एक महिला पत्रकार आज के टाइम पे कितनी आज़ाद है। क्योंकि एज़ रिपोर्टर्स, एज़ जर्नलिस्ट, हम सब एक सर्टेन प्रेशर फेस कर रहे हैं। जो आपने अभी इतने आंकड़े हमें बताए वो देर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, उससे काफ़ी कुछ ऑलरेडी हमें पता चल रहा है। लेकिन एक महिला होने के नाते आप जो चैलेंजेस फील्ड पर फेस करते हैं वो दे आर नॉट जस्ट लिमिटेड टू द गवर्नमेंट और द अथॉरिटीज प्रेशराइजिंग यू। वो जो सोसाइटी में ऑलरेडी जो प्रेजुडिसेस हैं उसकी वजह से भी आपको फेस करना पड़ता है। देर आर टाइम्स जब अगर आप क्राइम रिपोर्ट करते हैं तो आप किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब जाते हैं, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि कहीं रिमोट किसी जगह पर आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं, अगर आप दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर्स में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कभी जाएंगे तो आप देखेंगे अगर वहाँ 50 रिपोर्टर्स हैं, 50 में से केवल 5 महिलाएं हैं और जो बाकी 45 रिपोर्टर्स उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में है वो सब आदमी है। सो इन दैट सेंस आई थिंक द जेंडर डिस्पैरिटी इन मीडिया इज स्टिल वेरी हाई। बहुत सारी बीट्स हैं जो अभी भी एक, अगर मैं कहूँ तो ऑल बॉयज़ क्लब हैं जहाँ महिलाओं को एक्सेस नहीं मिलता। और अगर आपको उन बीट्स में इफ़ यू वांट टू गो अहेड इन दोज बीट्स तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको मेहनत करनी पड़ती है। अगर मेरा कोई मेल कलीग है, इफ़ दे हैव टू वर्क
50%, I will probably have to work 150% to make way into those beats. क्योंकि अगर मैं किसी पुलिस ऑफिशियल से कभी बात करने जाती हूँ, या अगर मैं किसी भी कोई मोस्ट पीपल इन अथॉरिटी इन इंडिया आर मेन, तो जब आप उनसे बात करते हैं तो वो महिलाओं से बात करने में कितने कंफर्टेबल है उस पर डिपेंड करता है, उनकी महिलाओं को लेकर क्या सोच है उस पर डिपेंड करता है कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन उनसे मिलने वाली है. सेम फॉर अदर बीट्स लाइक पॉलिटिक्स. सो आज के टाइम पे भी आई मीन देयर इज अ लॉट ऑफ टॉक अराउंड मीडिया बीइंग वेरी प्रोग्रेसिव, बट I have to admit that even in 2023 there are certain beats which a lot of people consider are more hardcore than other beats. जबकि I personally don't believe कि कोई एक beat किसी और बीट से ज़्यादा हार्डकोर है या नहीं है, बट द हार्डकोर बीट्स आर स्टिल टिल डेट ओनली रिजर्व्ड फॉर मेन. तो एक महिला होने के नाते आपको इन मतलब यू नो, इन एडिशन टू डीलिंग विद द प्रेशर फ्रॉम द अथॉरिटीज, यू ऑल्सो हैव टू डील विद अ लॉट ऑफ इनबिल्ट प्रेशर्स फ्रॉम विद इन द सोसाइटी एंड ऑल्सो विद इन द फ्रेटर्निटी. आपको कभी, क्योंकि हम अभी तो देख रहे हैं कि कई जो महिला रिपोर्टर हैं काफ़ी शानदार रिपोर्ट कर रही हैं, चाहे इन्वेस्टिगेशन का मसला हो या क्राइम हो, पर आपको कभी ऐसा किसी ने कहा या सुनने में आए कि तुम सिनेमा कर लो या गॉसिप कर लो या दूसरी चीज़ें जो माना जाता है कि ये साजो सामान का जो होता है मेकअप पे स्टोरी कर लो, ऐसा कुछ आपको कभी अनुभव हुआ? ऑनेस्टली मतलब इस इन दैट सेंस मैं आई थिंक आई हैव बीन वेरी लकी कि आई वर्क इन अ प्रोग्रेसिव मीडिया हाउस जहाँ ऐसा कभी सुनने में नहीं आया. एंड यू नो, ऑन द रिकॉर्ड आई कैन से कि इन माई न्यूज़ रूम अगर इफ़ देर आर 7 डिपार्टमेंट्स, 6 ऑफ देम आर हेडेड बाय विमेन. तो वहाँ पर इतनी चुनौतियाँ नहीं फेस करनी पड़ी. एंड अ लॉट ऑफ दिस सेक्सिज्म इज़ नॉट वेरी ब्लेटेंट. किसी ने कभी सामने आके नहीं कहा कि आप ये बीट मत कवर कीजिए. लेकिन अब आपने पूछा है तो आई हैव वन एनेक्डोट टू शेयर. मैं पिछले साल गुजरात चुनाव कवर करने गए थे, तो वहाँ जब चुनाव के लिए हम गए तो मोरबी का ट्रेजेडी हुआ, ब्रिज कोलैप्स हो गया. तो वहाँ मैं और मेरे एक मेल कलीग थे. हमने यू नो, वी वर 2 रिपोर्टर्स एंड वी डिवाइडेड द वर्क. माई जॉब वॉज टू चेस द इन्वेस्टिगेशन, पुलिस, पेपर वर्क, कि कैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है. उनका काम था टू रिपोर्ट ऑन द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ द ट्रेजेडी. सो ही स्टार्टेड टॉकिंग टू द फैमिलीज ऑफ द विक्टिम्स एंड यू नो सो ऑन सो फोर्थ. अपना काम करते हुए एक दिन आई वेंट टू अ सीनियर पुलिस ऑफिशियल हु वाज इन्वेस्टिगेटिंग द केस. उनसे फ़ोन पर मैंने टाइम लिया. उन्होंने कहा ठीक है आप पुलिस थाना आ जाइए. मैं और मेरा मेल कलीग, बिकॉज ही ऑल्सो गॉट फ्री दैट डे, सो बोथ ऑफ अस डिसाइडेड टू गो टू द पुलिस स्टेशन. एंड हम लोग वहाँ करीब 2 घंटा बैठे थे. 2 घंटा बैठने के बाद जो ऑफिसर हैं उन्होंने हमें अंदर बुलाया. एंड बोथ ऑफ अस वेंट. आई वाज से आप वो ऑफिसर हैं, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैंने अपना आई एम थ्रोइंग माई क्वेश्चंस और आप जवाब दे रहे हैं. और मेरे जो कलीग हैं, बिकॉज देयर वाज अ डेडलाइन फॉर हिम टू मीट, वो मेरे साथ में बैठ के एक स्टोरी फाइल कर रहे हैं. सो ही इज़ आउट ऑफ ट्यून. उन्हें नहीं पता कि मैं और आप क्या बात कर रहे हैं. 15 मिनट्स इनटू द कॉन्वर्जेशन उनका काम खत्म हो जाता है. वो अपना लैपटॉप बंद करते हैं एंड ही ट्यून्स इन कि अच्छा देखते हैं क्या बात हो रही है. सडनली जैसे ही वो ट्यून इन करते हैं, द पुलिस ऑफिसर जो अभी तक मुझसे बात कर रहे थे और मेरे सवालों का जवाब दे रहे थे, वो मेरे सवालों का जवाब उनको देखकर देने लगते हैं. अच्छा. उनके पास कोई सवाल नहीं है बिकॉज ही वॉजंट फॉलोइंग द स्टोरी द वे आई वॉज फॉलोइंग इट. लेकिन फिर भी जो अधिकारी हैं उन्हें लगा कि इन्हें जवाब देने से बेहतर है मैं उन्हें जवाब दूं. सवाल मैं कर रही थी, जवाब उन्हें मिल रहा था. सो ये बहुत छोटे छोटे साइंस होते हैं. आई एम नॉट सेइंग कि द पुलिस ऑफिसर प्रॉब्ली डिडंट वांट टू स्पीक टू मी, लेकिन मैं कह रही हूँ कि शायद वो अनकंफर्टेबल थे, या उन्हें लगता है कि वो एक मेल रिपोर्टर के साथ शायद ज़्यादा यू नो बेहतर, उनका एक कंफर्ट लेवल ज़्यादा है. सो दीज आर स्मॉल इंडिकेटर्स दैट यू सी ऑन फील्ड ऑलमोस्ट एवरी डे. तो या दैट्स दैट. तंजील, आपके लिए मीडिया की आज़ादी का क्या मतलब है? आपने IIMC से पढ़ाई की, जो एक अच्छा संस्थान माना जाता है मीडिया के लिए, और फिर आप दिल्ली में नौकरी भी आपने की, और फिर आप पहुंच गए बिहार सीमांचल इलाके में. तो आप 2 सवालों का जवाब दीजिएगा. एक तो आपके लिए मीडिया की आज़ादी का क्या मतलब है, और दूसरा कि आपने अपने गृह जनपद को क्यों चुना? पहला जो सवाल है प्रेस फ्रीडम के बारे में, हमारे लिए क्योंकि हम लोग हाइपर लोकल जर्नलिज्म करते हैं, तो जो दिल्ली की मीडिया है या बड़े शहरों की मीडिया है, पटना की मीडिया है, उनसे हमारा थोड़ा अलग आ जाता है प्रेस फ्रीडम का मसला जो है. क्योंकि हम ज्यादातर जो है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल जो पॉलिटिशियंस हैं, लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारे स्टोरी का हिस्सा वो लोग होते हैं. तो हमारे लिए प्रेस फ्रीडम का ये मतलब है कि जब हम कोई स्टोरी करें तो जो स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है,
वो कॉल करके किसी तरह का दबाव ना डाले। जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स है, जब हम स्टोरी करते हैं, वो अलग अलग तरीके से उनके लोग सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग या डायरेक्ट थ्रेट्स, और उनके लिए हम एक्सेसिबल भी होते हैं। उनको पता होता है कि ये आदमी कहाँ रह रहा है, किस गांव का है, किसका बेटा है, क्या करता है। आपको तमाम चीज पता है क्योंकि एक ही लोकेलिटी में लेकर काम कर रहे हैं, आसपास के जिले की खबरें कर रहे हैं। तो वो रहता है कि वो घर पे आ जाए, घर पे आ जाते हैं। तो वो चीज ना हो, ये हमारे लिए प्रेस फ्रीडम ये चीज होगी कि इस तरह की सेफ्टी अगर हो सके। मुझे अब भी याद है कि 2019 लोकसभा से जस्ट पहले एक अभी आज के डेट में एमपी हैं हमारे, जो सीमांचल इलाका है और बंगाल का इलाका है, इन्हीं एमपी में से एक है। तो उन्होंने, उनसे जब मैंने इंटरव्यू के लिए अप्रोच किया कि अब वो लोकसभा इलेक्शन आ गया है और आपको टिकट भी मिला है, तो हम इंटरव्यू करना चाह रहे हैं आपका। तो उन्होंने बोला कि क्या क्या करके आए हो, कहाँ से आए हो। तो मैंने अपना पूरा बैकग्राउंड बताया कि मैंने जामिया से बीटेक किया है, आईएमसी से जर्नलिज्म किया है और इलाके में करना चाहता हूँ। तो उनकी मतलब हाव भाव उनका बदल गया। उनको लगा कि इतना जब पढ़े लिखे हो तो क्यों ये सब कर रहे हो, ये अच्छा काम थोड़े है। तो ये जो आज भी जो लोकल स्ट्रिंगर्स हैं, जो छोटे लेवल पे छोटे शहरों में काम कर रहे हैं, उनकी स्थिति ऐसी ही है। इलाके में उनको बहुत ही नीचे नजर से देखा जा रहा है कि ये बहुत ही छोटा सा काम कर रहा है, कोई मतलब ये कौन सा काम कर रहा है, उससे अच्छा तो कोई सरकारी स्कूल में टीचर हो जाता। मुझे बल्कि यहाँ आने के बाद कई लोगों ने ये सुझाव दिया है कि अच्छा खासा पढ़े लिखे हो, क्यों नहीं तुम टीचर बन जाते हो किसी सरकारी स्कूल में, आसानी से हो जाएगा। या फिर जो बिहार में नॉर्मल चल रहा होता है, यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी कर लो। तो वो चीज है। दूसरा, हमने चुना क्यों अपने इलाके में काम करना, क्योंकि इस बारे में मैं कई बार पहले भी बात कर चुका हूँ कि जो जब मैं दिल्ली में जॉब कर रहा था, जो इंडिया की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है, हालांकि आज कहते हुए एक वो भी होती है कि वहाँ क्यों काम कर रहा था। तो वहां पर जब काम करते हुए जब मैं डेस्क पे था, तो अक्सर ये रियलाइज होता था कि इस इलाके की खबर आती ही नहीं है मेन स्ट्रीम मीडिया में। 2017 में बहुत ही खतरनाक फ्लड आया, 500 से ज्यादा लोग सिर्फ इस इलाके में मरे। लेकिन आप देखेंगे, आज भी देखेंगे कि 2017 की जो रिपोर्टिंग हुई है, वो ज्यादातर आपको आसाम का फ्लड दिखेगा या बिहार में मिथिला का फ्लड दिखेगा। अब बिहार में सीमांचल का फ्लड रेयरली एक दो रिपोर्ट आपको कहीं एबीपी न्यूज में मिल जाता है और कहीं कहीं मिल जाता है। तो उस वक्त ये रियलाइज हुआ कि अपने इलाके में जाकर कुछ करना बहुत जरूरी है। सीमांचल इलाका जो हिस्टोरिकली, और डाटा भी ये बताता है, नीति आयोग का रिपोर्ट भी है कि जो सीमांचल के जो चारों जिले हैं वो सबसे गरीब जिलों में आते हैं। बिहार सबसे गरीब है ही, और बिहार में भी सबसे गरीब है। और जो सीमांचल से लगे हुए बंगाल के इलाके हैं, उत्तर दिनाजपुर का जिला है, उसकी भी स्थिति बिल्कुल ऐसी ही है। तो इसलिए हमने चुना कि इस इलाके के लिए काम किया जाए और अपने इलाके के लोगों की आवाज को उठाए। जी। तंजिल, आपने अपने पहले जवाब में कहा कि आप जब स्थानीय स्तर पे अपने आसपास के लोगों के आसपास काम करते हैं तो खतरे अलग होते हैं, और जो उमेश जी हैं उन्होंने उन्होंने इसका भरपाया किया है। बक्सर के रहने वाले हैं। इन्होंने एक रिपोर्ट की थी 2021 में, जो केंद्रीय मंत्री है अश्विनी चौबे की, कैसे उन्होंने एक पुराने जो ऑलरेडी एम्बुलेंस की घोषणा हो चुकी थी उसका किया, और फिर इन पे एफआईआर हो गया। उमेश जी, थोड़ा अगर डिटेल में बताएं कि आपके साथ क्या हुआ, और एफआईआर 2021 में हुई थी, क्या एफआईआर आपसे हट गई है, आपके नाम उसमें से हटा दिया गया है, और आपकी क्या चैलेंजेस है। आप जो काम करते हैं, सबसे ज़्यादा डर ये होता है, मैं मतलब मुझे ये लगता है कि अगर हम बिहार जाएं, यूपी जाएं, गुजरात जाएं, तो हम रिपोर्ट करके चले आएंगे। वो हमारा नुकसान करने के लिए उनको दिल्ली आना पड़ेगा। यहाँ अगर नुकसान करेंगे भी तो हमारा करेंगे, फैमिली तो नहीं है ना। सबसे ज़्यादा टेंशन फैमिली की होती है। तो उमेश जी, आप वहाँ पे हैं, आपकी फैमिली वहाँ पे है, और एक केंद्रीय मंत्री के अगेंस्ट आप रिपोर्ट लिख रहे हैं, तो उस चैलेंजेस के बारे में थोड़ा बताएं। देखिए बसंत जी, मैं बता दूं कि जो बक्सर का जो भौगोलिक स्थिति है, क्योंकि यहाँ हर 3 किलोमीटर का शहर है और जिला के कोई हर व्यक्ति एक दूसरे को जानता है। जिस तरह से जब एसजेवीएन पावर प्लांट कंपनी के जब यहाँ पर शिलान्यास हुआ था, तो उसी समय जब इसका केंद्रीय ऊर्जा मंत्री जब इसका शिलान्यास करने आए थे, तो उसी दिन टसन हुई थी उनके और हमारे बीच। हमने कई सवाल उनसे जागे थे, जिसके बाद उसी दिन से वो शुरुआत हो गई थी। क्योंकि 2018 में बक्सर में मैं कदम रखा था पटना से, और कहीं ना कहीं उस दिन उसका बीजारोपण हो गया था। लेकिन जिस तरह से 2020 में जो एसजेवीएन पावर प्लांट कंपनी के द्वारा 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 6 एम्बुलेंस बक्सर वासियों को सौगात दी गई, ताकि बक्सर के लोगों को आसानी से अस्पताल तक पहुंचाया जा सके, और 19 के पहले 6 एम्बुलेंस दिया गया। लेकिन 19 के चुनाव से ठीक पहले जो एसजेवीएन पावर प्लांट के द्वारा जो 6 एम्बुलेंस दी गई थी, उसका बक्सर के जो ऐतिहासिक किला मैदान में हुआ, उसका विधिवत उद्घाटन किया गया, सबको
सुपुर्द की गई पीएससी को। लेकिन फिर इलेक्शन से ठीक पहले उसी एम्बुलेंस का सेम चेचिस नंबर, सेम इंजन नंबर, उसका उद्घाटन डुमरांव शहर में किया जाता है। यानी जितने भी लोकसभा क्षेत्र थे, तो उसके बाद उसको कैमूर ले जाया जाता है, रामगढ़ ले जाया जाता है, रोहतास उसका उद्घाटन। लेकिन सवाल ये था कि उसका इंजन नंबर, चेचिस नंबर, उसका पूरा पेपर था मेरे पास, और शुरुआती दौर से ही मैं उस पर बहुत नजर बनाया हुआ था। सरकार ने उसका 6 बार तो उद्घाटन की, लेकिन हैरानी तब हुई जब सरकार ने उसको फिर से रिमॉडलाइज करने के नाम पर फिर उस पर एक नया नेम प्लेट चढ़ा करके फिर उसका उद्घाटन करना शुरू कर दिया। मैंने इस खबर को लिखा कलेक्ट्रेट से, मुझे ठीक से याद है कि मैं बक्सर कलेक्ट्रेट में उस दिन था और मैं वहां से खबर लिखा। जिसके बाद भाजपा के जो दिवंगत नेता है, जो यहाँ से इस बार विधानसभा चुनाव में लड़े थे, परशुराम चतुर्वेदी 2020 में, वो लाल रंग के बोलेरो से अपने गार्ड गनर लेकर के हमारे दरवाजे पर गए और उन्होंने कहा कि आपको जितनी पैसा चाहिए ले लीजिए, लेकिन अपना रिपोर्ट यहीं से आप बंद कर दिए। वो गए थे, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, वो मेरे पास गए थे। लेकिन मैंने कहा कि मैं पत्रकारिता पढ़ के आया हूँ और पत्रकारिता करने के लिए आया हूँ, एक किसान का बेटा हूँ, और मेरा यह जिम्मेवारी बनती है कि अपने जिले के लोगों को जागरूक रख। मैं ये जी कहा था। जी। उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा, हमारे यहाँ चाय भी पिए और चाय पी करके वो चले आए वहां से। आने के बाद उन्होंने कब एफआईआर कर दिया मुझे पता नहीं चला। 9 दिन बाद हमको पता चला किसी एक मित्र से कि आपके ऊपर एफआईआर हुई है, और उसे दबा करके रखा गया, सीधे आपकी गिरफ्तारी होगी। हम लोग कोई बात नहीं, गिरफ्तारी की तरफ देखेंगे। उसके बाद फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन की जाती है सांसद कार्यालय में, वहां पर गोलंबर है एक हमारे पास, हम्म। बाईपास गोलंबर, वहां पर संसदीय कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, मुझे बुलाया गया। और पूर्व जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी का, रघुवंश नाम है उनका। उन्होंने कहा, राजवंश प्रसाद सिंह, जी उन्होंने कहा कि जितनी पैसा लेना है आप ले लीजिए, लेकिन अपने रिपोर्ट को रोक दीजिए, नहीं तो बहुत पछताइएगा, आप जानते नहीं है ठीक से। हमने बोला कि जो पछताना होगा तब पछताएंगे, लेकिन हम तो रिपोर्ट। मैंने उसके बाद लगातार कई खबरें लिखी। जिसके बाद एफआईआर हुआ। उस समय मैंने क्या सफर किया उसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता है। यहाँ के जिला अधिकारी हमको बुलाए अपने यहाँ, और उन्होंने कहा कि एक बात है उमेश जी की, जो कैमूर गाड़ी गई है यहाँ से, जो एम्बुलेंस गई है, वो मेरे हस्ताक्षर से गई है, इसलिए ये कोशिश जरूर कीजिएगा कि उसका आंच कलेक्ट्रेट तक ना आए। अभी हम्म। वो सारण के डीएम है अमन समीर, और उन्होंने ये बात बुलाकर के हमसे कहा था कि उसकी आंच हमारे दरवाजे तक नहीं आनी चाहिए। हमने कहा कि मुझे किसी की आंच या किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, क्योंकि बक्सर की एम्बुलेंस है, बक्सर वासियों का एम्बुलेंस है, यहाँ के 23 लाख जनता के लिए उस एम्बुलेंस को एसजेवीएन पावर प्लांट कंपनी ने दी थी, और वो यही रहनी चाहिए। इसलिए हमारा सवाल, उस एसजेवीएन पावर प्लांट से जो मिला है गिफ्ट, वो हमको चाहिए। क्योंकि देखिए, सिविल सर्जन को वो एम्बुलेंस दी गई थी, एसजेवीएन पावर प्लांट ने जो दिया था वो बक्सर सिविल सर्जन के नाम से दिया था, और सिविल सर्जन चाहते तो उसे कहीं दे सकते थे, लेकिन लगातार मंत्री जी उसे अपने अपने चुनावी क्षेत्र में भेज देते, जिसके बाद हम पर एफआईआर हुआ 244-21, और 7-8 धारा में एफआईआर हम पर हुआ। अच्छा। यहाँ के लगातार जो गृह मंत्री एसपी जो यहाँ के थे, उस लगातार कह रहे थे कि हमारे ऊपर बहुत गृह मंत्रालय से दबाव है आरएसटी को लेकर के। उस समय के उपाध्याय यहाँ के एसडीएम थे, उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो जाएगी, क्योंकि उमेश जी एक अच्छे व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा था, हमारे सामने भी कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर की इशू हो जाएगा। लेकिन सरकार कहाँ मानने वाली थी। उसके बाद रास्ते से जब मैं कार्यालय से जा रहा था तब धमकी दी जा रही थी, रात के फोन करके धमकाया जा रहा था, मेरे घर के आसपास देख रहे थे कि गनर लगातार घूम रहे थे। यानी हर तरह का दबाव बनाने की कोशिश की जाती थी ताकि हम शहर में ना आ सके, न्यूज फीड ना करें। लेकिन बसंत जी, मैं उस अपने मित्र का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिसका नाम विमल यादव है और एक न्यूज पोर्टल द जिनमित्र यहाँ चलाता है। तो बीच में ब्रह्मास्त्र की तरह जिस तरह से मेरे साथ खड़ा था, वो बोला कि भैया आपके परिवार के लोग साथ छोड़ देगा, लेकिन हम नहीं साथ छोड़ेंगे, क्योंकि आप सत्य के साथ हैं और हम आपके साथ हैं। तो और वो मेरे साथ खड़ा रहा, और अंततः आप पर से एफआईआर हटा है कि नहीं जी, अभी तक? नहीं नहीं, मेरे ऊपर अभी एफआईआर चल रहा है। हाँ, मैं एंटीसिपेटरी बिल पर। अच्छा। तो एक चीज़ मुझे फिर से दर्शकों के लिए बता दीजिए कि वो जो एक एम्बुलेंस थी जो 2019 में एक प्राइवेट कंपनी ने सौंपा था सिविल सर्जन अस्पताल को, उसका कितने बार उद्घाटन हुआ, एक बार बता दीजिए, कितनी दफ़ा? उसके बाद उसका टोटल उद्घाटन 6ठी बार कलेक्ट्रेट से हुई, जिसके बाद मैंने 3-4 का रिपोर्ट लगा करके उसका मैंने दस्तावेज उपलब्ध कराया, और कोर्ट ने जब एंटीसिपेटरी बेल हमको दिया तो उसमें साफ लिखा है कि मामला बन ही नहीं रहा है। अच्छा। लेकिन अभी भी वो केस चल रहा है, कोर्ट ये भी लिख रहा है कि मामला नहीं बन रहा है, उसके बाद ये मामला चल भी रहा है। हालांकि उस समय के जो
बीजेपी एक नेता थे, वो दिवंगत भी हो गए। उन्होंने एक बात कही थी, मरने से 15 मिनट पहले उनसे हमारी मुलाकात हुई थी, और उस समय भगत सिंह के कोई दिवस था, उसी दिन हमसे मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा कि मुझसे बड़ी भूल हो गई कि मैंने मंत्री के कहने में आकर के आप जैसे अच्छे व्यक्ति पर ये कर दिए, मुझे माफ कर दीजिए। और उसका 15 मिनट बाद उनको हार्ट अटैक है और वो उनकी निधन। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये वही नेता है जिनकी किसान आंदोलन के समय वहां पे जो बक्सर में आंदोलन हो रहा था और जिनके निधन के बाद अश्विनी चौबे पटना में रोने लगे थे, वही है ना? जी जी, वही है। वही वही वही। तो ये देखिए देखिए। बसंत जी, देखिए हमको तोड़ने और जी जी। तोड़ने और खरीदने की कई कोशिश की गई। मैं आपको बता दूं कि 6 मार्च 2023 यानी होली से 2 दिन पहले मंत्री जी का एक पीए हमारे लिए, हम जिस जगह पर बैठे हैं, यही ज्योति चौक है, और यहीं पर एक गिफ्ट लेकर के आए, पॉलिथीन में बांधवा करके पैक करा करके खूब अच्छे से। जी उसमें शायद उन्होंने कहा कि 8,000 रुपये का ब्लूटूथ है, मोबाइल है, और कुछ कपड़े वगैरह, मिठाई, कुछ प्रमाण पत्र भी थे। तो उन्होंने कहा कि मंत्री जी ने आपके लिए भिजवाया है। जी हम बोले कि मंत्री जी से हमको बात करा दीजिए, तो मंत्री जी किस खुशी में हमको भिजवाए हैं आखिर गिफ्ट। तो जी उन्होंने कहा कि लीजिए, पहले इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, उसके बाद मंत्री जी से बात करा। हमने ये गिफ्ट आप अपने पास रखिए और मंत्री जी से हमको बात करा दीजिए। जी और मंत्री जी से हमने बात करने के लिए कहा, तो मंत्री जी से मैंने इतना ही कहा अभी फोन पर, उन्होंने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन मैं उन्हीं के फोन से इतना कहा जरूर, ये जरूरतमंदों को देते तो शायद उनकी दुआएं आपको काम आ जाती। जी और देखिए बसंत जी, मैं इस केस से खुश भी हूँ, खुश इस मामले में हूँ कि जब मेरे ऊपर केस हुआ तो मेरे कई मीडिया के साथियों के बच्चों का केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन हो गया। क्योंकि मेरे पास जो था, मैं किस बेस पर लड़ रहा था, वो मेरे ही अपने जो दोस्त थे, वो जा करके मामले उधर लीक करते थे, और उसके बदले में उनको इनाम के तौर पर उनके बच्चों का एडमिशन कराया जा रहा था केंद्रीय विद्यालय में, अच्छे अच्छे स्कूल में एडमिशन। जी तो मैं जी। खुश भी हूँ कि उनके बच्चों का एडमिशन अच्छा स्कूल में जरूर हो गया, आ, इसलिए मैं आ, खुश भी हूँ। मैं बता दूं अपने देखने और सुनने वालों को कि जिस मंत्री जी का जिक्र कर रहे हैं वो है अश्विनी चौबे, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, और वो बिहार में जब भाजपा और जदयू की सरकार थी तो लंबे समय तक मंत्री रहे और अभी सेंट्रल में मंत्री हैं। अभी शायद पर्यावरण मंत्रालय उनके पास है। तो हिमांशी, आपके पास लौटते हैं। देखिए कि एक बिहार के बक्सर के रहने वाले पत्रकार हैं और उनको 8,000 का ब्लूटूथ दिया जा रहा है, उनको खरीदने की क्या, उनको प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। आप देखिए कि बिहार के जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट की, और इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि एक एम्बुलेंस, मैं बिहार का खुद रहने वाला हूं और हमने देखा है कि एम्बुलेंस सुविधा नहीं है वहाँ पे, और एक वीडियो भी आया था, एम्बुलेंस से बालू ढोया जा रहा था। तो खैर, ये है कि उनको खरीदने की कोशिश हुई, उनको काफ़ी परेशान किया गया। आप अक्सर देश के अलग अलग हिस्सों से रिपोर्ट करती हैं। मैं आपका जब बाईलाइन पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि जैसे सूर्य कुमार यादव को हम लोग कहते हैं 360 प्लेयर, तो आपकी रिपोर्टिंग, आज सुबह सुबह आपने आईएमसी पे रिपोर्ट की है। जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं तभी मैं पॉडकास्ट से पहले आप ही की रिपोर्ट पढ़ के आया था। तो आप गुजरात भी गई थी और चुनाव के समय भी आप थी, और अभी जब गुजरात राइट्स के दौरान जो नरोदा पाटिया में हुआ था, नरोदा वाला, उसमें बाबू बजरंगी, मया कोडरानी और बाकी लोगों को जो रिहा किया गया, उस पर भी आपने रिपोर्ट की है। पंजाब भी गई हैं, यूपी तो गई ही होंगी। बाकी स्टेट गवर्नमेंट को और वहाँ के जो अधिकारी हैं, वहाँ आपको काम करते हुए क्या लगा? मतलब कहाँ ज़्यादा आपको मतलब परेशानी आई अपनी डॉक्यूमेंट्स निकालने में या अधिकारियों से मिलने में, अगर बताएं आप। ऑनेस्टली जैसे जब हम दिल्ली से कहीं जाते हैं तो ऐसा बोला जाता है पैराशूट जर्नलिज्म आप कर रहे हैं, मतलब बहुत मजाक भी उड़ाया जाता है इसी चीज़ का कि दिल्ली के जो जर्नलिस्ट हैं वो इधर उधर आके थोड़ा बहुत कुछ करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। उस थोड़े बहुत वक्त में आप भी जैसे जब ट्रैवल करते होंगे तो हमें जो हेल्प करते हैं वो वहाँ पे जो लोकल रिपोर्टर्स हैं, जो स्ट्रिंगर्स हैं, वो हमें बहुत हेल्प करते हैं। जब मैं गुजरात में रिपोर्ट कर रही थी और महाराष्ट्र में भी, अगर आप मुंबई से बाहर जाएंगे जब व्हेन यू आर मूविंग टुवर्ड्स मराठवाड़ा और विदर्भा, तो वहाँ मैंने क्या नोटिस किया कि जो बहुत सारे लोकल पत्रकार हैं उनके पास स्टोरीज़ हैं, बट वो खुद फाइल करने से या उनको अपनी बाईलाइन के साथ पब्लिश करने से हिचकिचाते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे गुजरात में किसी रिमोट कॉर्नर से कोई पत्रकार है जो मुझे मैसेज करेंगे या ट्विटर पे रीच आउट करेंगे कि मैडम ये स्टोरी है, आप कर दीजिए। तो ऐसा बहुत, मतलब ये दिस इज़ अ वेरी टेलिंग थिंग कि आपके पास कौन पत्रकार, मैं अपनी स्टोरी कभी किसी को, मतलब इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग फॉर अस एंड दैट इज़ व्हाट वी लिव फॉर, राइट। बट अगर कोई पत्रकार अपनी स्टोरी आपको देने के लिए रेडी है, दैट मीन्स दे जस्ट वांट द स्टोरी टू बी आउट।
जी। लेकिन वो घबरा रहे हैं कि अगर हम खुद करेंगे तो शायद एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमें चेज़ करेंगे। तो ये बहुत होता है गुजरात में, जो मैंने नोटिस किया। गुजरात से बहुत ऐसे केसेस आते हैं कि जैसे अब गुजरात राइट्स भी हैं। मतलब मैं अहमदाबाद में सिर्फ 1 हफ्ता थी, 1 हफ्ते में बहुत कुछ करने को मिला। वहाँ लोगों से जब बात की तो पता चला कि लोकल पत्रकार इतना नहीं आते हैं उनके पास, बिल्कुल, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनको टच कर, जो अब एक तरीके से अनटचेबल हो गए हैं कि अब ये सब्जेक्ट्स पे हम रिपोर्ट नहीं करेंगे, या वो सब्जेक्ट्स, वो टेरिटरी में जाना ही नहीं है, क्योंकि आई थिंक दिस इज़ कॉल्ड सेल्फ सेंसरशिप, जो छोटे शहरों में जो पत्रकार हैं उन्होंने अपने ऊपर अब लगा लिया है। सो दिस वाज ऑब्जर्व्ड, ज़्यादातर जो मैंने देखा है वो गुजरात और महाराष्ट्र में नोटिस किया। मेरा भी गुजरात को लेकर, मैं महाराष्ट्र में कभी रिपोर्टिंग करने नहीं गया, पर गुजरात में मेरा रहा कि जर्नलिस्टों में एक डर है, और वो जर्नलिस्टों में ही नहीं, आम जनता में भी डर है, प्रशासन में भी डर है। वो कुछ एक नाम ऐसे हैं जो लेने से डरते हैं, और आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, कुछ चाहिए, तो वो मतलब आपको एंटरटेन नहीं करें, जबकि वो आपके बहुत करीबी हैं, आपसे मिलते जुलते हैं। और डर ये हो भी क्यों ना, क्योंकि बीबीसी इतना बड़ा संस्थान है, दुनिया का सबसे बड़ा संस्थान माना जाता है, और पता नहीं लंबे समय से उनका काम है। जब अगर उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश कर दी और एक डॉक्यूमेंट्री उनके यहाँ से आई और उनके इंडिया दफ्तर पे छापा पड़ गया, अगर आपके पास कह सकते हैं कि नहीं उनके यहाँ आर्थिक रूप से गड़बड़ियाँ थी, तो आर्थिक रूप से गड़बड़ी रिपोर्ट आने के बाद ही आपको पता चलती है। आप 8-9 साल से, मतलब भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो 8 साल से आपकी सरकार है, इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। अगर गड़बड़ियाँ हो रही थी तो कोई भी सरकार जांच करवा सकती थी, लेकिन जैसे डॉक्यूमेंट्री आया, उनके यहाँ छापा पड़ गया, जिसको सर्वे बोला जाता है, और उसके बाद एक तरीके से ये सब तरीका होता है ताकि भय बना दो कि हम बड़े को नहीं छोड़ रहे तो तुम सब, तो तुम्हारे पीछे कौन आएगा, लोग खुद ही डर जाते हैं। तो वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे। पूरा पॉडकास्ट सुनने के लिए आप newslaundry.com पे आएँ और दूसरे जो पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म है वहाँ जाएं, और साथ ही याद रखें कि मीडिया को आज़ाद रखने में हमने जितनी बात अभी की है और पॉडकास्ट में हम जितनी बात करेंगे, मीडिया को आज़ाद रखने में आप सबकी, जो सुन रहे हैं देख रहे हैं, उनकी भूमिका सबसे ज़्यादा है। क्योंकि आप समर्थन करेंगे, आप जो इंडिपेंडेंट मीडिया है, मीडिया पे दबाव कब बनता है, जब उनके पास आर्थिक रूप से निर्भरता नहीं होगी। जो सरकारें होती है, वो अगर कोई मीडिया संस्थान अगर उनके अगेंस्ट स्टोरी करता है तो सबसे बड़ा जो हमला होता है, ईडी, आईडी और सीबीआई, जो ये सब चीज़ें छोड़ के सबसे पहला जो हमला होता है उनका विज्ञापन रोक दो, और विज्ञापन रोकते ही इनकम कम हो जाएगा और फिर संस्थानों को झुकना पड़ता है या रास्ता निकालना पड़ता है। तो आप सब अगर मीडिया को आज़ाद रखने के लिए आर्थिक रूप से मदद करें, तो मीडिया जिस तरीके से हिमांशी रिपोर्ट कर रही हैं, तंजिल कर रहे हैं, उमेश जी कर रहे हैं, न्यूज़ लॉन्ड्री कर रहा है, तमाम रिपोर्ट्स जो नहीं कहने के लिए जिस पे दबाव बनाया जाता है वो आप तक आएगी। तो मीडिया को आज़ाद रखने में अपनी भूमिका निभाएं और गर्व से कहें, मेरे खर्च पे आज़ाद हैं खबरें। The subscription model is something that keeps News Laundry afloat, but we need hundreds and thousands of people to completely transform the news ecosystem. So you pay for news, so it serves you. So click on the link with this video, subscribe to News Laundry and pay to keep news free, और गर्व से कहो, मेरे खर्च पर आज़ाद है खबरें।